क्लास 9 आज हम इस क्लास में सर्कल चैप्टर में जो थ्योरम 10.9 है उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो प्रूफ के बारे में बात करने से पहले इसका स्टेटमेंट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले हम उस स्टेटमेंट को पढ़ लें। तो देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी किसी सर्कल के किसी सेगमेंट पे अगर एक से ज्यादा एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने हुए हैं तो फिर वो एंगल्स जो है आपस में इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करें। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें ये जैसे कह रहा है कि कोई भी एक सेगमेंट सपोज ये AB है, ये AB हमारा इस सर्कमफ्रेंस का एक सेगमेंट है, एक ये आर्क है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो हमने AB को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ये नीचे वाला ये हमारा सेगमेंट माना जाएगा। तो ये सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर एक से ज्यादा एंगल फॉर्म करते हैं तो वो एंगल इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये जो AB है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल ये बना रहा है। सपोज ये ACB ये वाला एंगल बना रहा है और यही सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सपोज ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो सेगमेंट है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ACB बना रहा है और यही सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन लिखें। गिवन है कि सपोज ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर O है। गिवन क्या है हमें? अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। फिर ये जो AB है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ACB एंगल बना रहा है और ADB एंगल बना रहा है। तो हमें यही प्रूफ करना है टू प्रूव ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ACB जो है वो ADB की इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम जो सेंटर O है उस O को हम A से मिला दें और इसी सेंटर O को हम B से भी मिला दें, ठीक है। तो जैसे ही हम मिलाएंगे इसका फायदा क्या होगा कि चूंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर कोई सेगमेंट सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है और वही सेगमेंट अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाता है तो सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है, ठीक है। ये थ्योरम हमने प्रूव कराया था। तो इस थ्योरम का हम इस्तेमाल यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लें। कंस्ट्रक्शन ये है कि जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA एंड OB। अब इसके बाद प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में देखो कि ये जो AOB है ये AB सेगमेंट सेंटर पे बना रहा है और यही AB सेगमेंट C पे भी बना रहा है। तो ये जो एंगल AOB है वो 2 टाइम्स होगा एंगल ACB के, ठीक है। तो एंगल AOB इज
इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। रीजन क्या है? सेगमेंट AB makes angle AOB at center, AOB at center and angle ACB at circumference। ठीक है, इसलिए सिमिलरली अब इसी तरह से देखो, ये जो एंगल AOB है वो इस एंगल ADB का भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि वही सेगमेंट O पे यानी सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही सेगमेंट AB सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल ADB ही बना रहा है। ठीक, तो सेम रूल से, जो रूल से ये वाला लिखा गया है उसी रूल से हम लिख पाएंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB। ठीक है, और ये वाला जो रीजन होगा ये भी इसमें यही लिखा जाएगा कि सेगमेंट AB मेक्स एंगल AOB एट सेंटर एंड एंगल ADB एट circumference, rest of the circle जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। ठीक, तो सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो देखो दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर 2 times angle ACB is equal to 2 times angle ADB। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? एंगल ACB is equal to एंगल ADB। और यही हमें क्या प्रूफ करना है भाई। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम 10.9 का प्रूफ है। एक बार देखो इसे। चलो, तो अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है थ्योरम 10.10। इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ें उसके बाद इसके प्रूफ पे चलेंगे। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle। ठीक, then the 4 points lie on a circle और इसे ही हम कह सकते हैं कि they are concyclic। ठीक है, concyclic का मतलब कि जो जितने भी पॉइंट्स की बात हो रही है वो सभी पॉइंट्स एक ही सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हों। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है और इसका मतलब क्या है वो देखो हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और एक कोई सेगमेंट है, मान लो ए बी, ठीक, और ये जो सेगमेंट है अगर हम इसको ज्वाइन कर दें सेगमेंट बन जाएगा। तो अगर ये सेगमेंट सर्कल के ऊपर सर्कमफ्रेंस पे 2 एंगल्स इस तरीके से बनाते हैं, सपोज ये सी है ये डी है, ठीक, और इस तरीके से बनाते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल एंगल्स अगर हैं, ये हमारा थ्योरम में गिवन है कि जो ये दो एंगल्स बना रहे हैं ये अगर इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी और डी है यानी कि ये 4 पॉइंट्स, ये चारों के चारों पॉइंट्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही होंगे, इसके बाहर नहीं हो सकते। या तो इसके बाहर नहीं हो सकते या फिर इसके अंदर नहीं हो सकते, एग्जैक्टली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ही होंगे।
ठीक है, तो इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह है कि हम पहले ये मान के चलेंगे कि इन चारों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस सर्कल पे लाई नहीं करता है, और फिर हम उसको ये प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मतलब कि जो पॉइंट हमने ये मान लिया कि वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई नहीं कर रहा है, वो चीज नहीं हो सकती, यानी कि उस पॉइंट को सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करना पड़ेगा, और जब वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा तो चारों के चारों पॉइंट्स हमारे कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन है हमारा a circle with 4 points A, B, C, D on the circumference. ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है कि एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ADB के, यानी कि इस एंगल के। तो एंगल ACB जो है वो इक्वल है एंगल ADB के, ये भी हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉन्साइक्लिक हैं। तो अब हम क्या करेंगे प्रूफ में, देखो प्रूफ, टेक अ पॉइंट E। सबसे पहले हम ये लिखें कि लेट ये जो पॉइंट D है ये हमारा सर्कल पे लाई नहीं करता है। लेट D डज नॉट लाई ऑन द सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, एंड उसके बाद लेट E be the point lying on the circle, या फिर lying on the circumference of the circle। सपोज ये पॉइंट हमारा E है यहां, ठीक, और हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट E जो है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, ऐसा हम मान लें। तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये जो A को अगर हम E से मिला दें और E को हम B से मिला दें तो ये जो AEB होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल ACB के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट E है ये इस सर्कल पे है, हम ये मान रहे हैं, ये ना, और हमें मालूम है कि अगर कोई सेगमेंट बाकी सर्कल के सेगमेंट सर्कमफ्रेंस पे अगर एक से ज्यादा एंगल्स बनाते हैं तो वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACB और एंगल AEB जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? सेम सेगमेंट AB makes equal angles ACB and AEB, angle ACB and angle AEB। ठीक है, बट हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ACB ADB के बराबर है, बट it is given that
एंगल एडीबी, एसीबी जो है वो एडीबी के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो देखो दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, एंगल एसीबी है। इसका मतलब दोनों का जो राइट हैंड साइड होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब एंगल एडीबी और एईबी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो therefore from equation 1 and 2 angle ADB is equal to angle AEB, ठीक। अब ADB और AEB अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये कब हो सकता है भाई, ADB और AEB तो फिगर के हिसाब से ये तो दो अलग अलग एंगल्स हैं, लेकिन प्रूफ में ये दिख रहा है कि ये दोनों एंगल सेम ही है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंगल मतलब यही हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब ये जो E है ये D पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। यानी कि ये जो E और D है ये दोनों एक सेम पॉइंट हो, सिंगल पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो, अलग अलग पॉइंट ना हो, ठीक है। और जैसे ही E जो है हमारा D पे आ जाएगा इसका मतलब ये जो A B C D बोलो या फिर A B C E बोलो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये चारों के चारों जो पॉइंट्स होंगे वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो बस इसी को लिखना है कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन D and E coincides, ठीक है। और जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि therefore ABCD lie on a circle that is they are concyclic, प्रूफ। बात समझ आ गई। तो ये हमारा थ्योरम 10.10 का प्रूफ है। एक बार देखो चलो अब इसके बाद ये जो थ्योरम हो गया, अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, लेकिन अब इस सर्कल में हमें एक स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है जिसे कि हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे दो थ्योरम हमें पढ़ने हैं, उसका प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें इन सभी थ्योरम्स का इस्तेमाल होगा जो कि हम लास्ट क्लास से और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें अगर, तो इन जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें एक तो वो क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 4। मतलब कोई भी अगर क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं,
तो फिर उस पॉलीगन को, उस क्लोज्ड फिगर को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो टर्म यूज होने जा रहा है, इसमें भी जो क्वाड्रिलेटरल का जो मतलब है वो वही है कि एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हो। ठीक है, और इसमें साइक्लिक का क्या मतलब होता है? क्योंकि इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 जो वर्टेक्स होंगे, वो चारों के चारों वर्टेक्स एक सिंगल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने चाहिए। ठीक, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स किसी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, a quadrilateral is said to be a cyclic quadrilateral if and only if and only if all the four vertices of the quadrilateral should a quadrilateral is said to be a cyclic quadrilateral if and only if all the four vertices of the quadrilateral lie on the circumference of the circle, of a circle. किसी भी क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों के चारों वर्टेक्स किसी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जैसे हम अगर एक सर्कल बनाएं, या फिर जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और एक इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया कि उसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हों। मान लो ये ए बी सी डी, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टेक्स हैं ये इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही है। मतलब जो बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल है, जिसको कि सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, तो उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर चारों के चारों पॉइंट्स लाई करते हैं, तो फिर इस जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमें ABCD, इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अगर इन चारों वर्टेक्स में से एक भी वर्टेक्स ऐसा हुआ कि वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, तो फिर हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, अब सपोज हमने 3 पॉइंट यहां रख दिए और सपोज एक पॉइंट यहां रख दिया, नाम दे दिया A B C और D, और अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करें, ठीक, अब देखो इसमें A B और C ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला वर्टेक्स D है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, ये इस तरफ अंदर है। अब वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर हमने ऐसा सर्कल बनाया, सपोज हमने A इधर दे दिया, B इधर दे दिया, C इधर दे दिया और D को सपोज हमने बाहर इधर कहीं दे दिया और इसको मिला दिया इस तरीके से। ठीक, तो इन दोनों
केसेस में हम देख सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट, अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया, हमें दो की हमें जरूरत ही नहीं है, अगर एक भी पॉइंट हमें मिल गया जो कि उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। यानी कि ये वाला तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, और जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है अगर उसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो। ठीक है, यहां पे देखो इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल किया गया है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है वाइस वर्सा। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ से ट्रू है। दोनों तरफ से का मतलब कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब उसके चारों के चारों वर्टेक्स जरूर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे होंगे। दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कन्वर्स उल्टा ये है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है, इसका मतलब उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे। ये दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें थ्योरम पढ़ना है उसका प्रूफ हम आज इस क्लास में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसका स्टेटमेंट बता दे रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है उसका। ठीक है, तो इसके बाद का जो थ्योरम 10.11 है, जो थ्योरम है हमारा, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जैसे ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो, कोई भी अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लें और उसके किसी भी ऑपोजिट एंगल्स का सम ले लें, जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स माने जाएंगे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। ठीक है, तो हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों एंगल्स का जो सम है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, ये थ्योरम हमें प्रूव करना है थ्योरम 10.11 में। उसके बाद हमें इसी थ्योरम का एक कन्वर्स पार्ट भी है थ्योरम 10.12, तो उसे भी हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों थ्योरम को प्रूव करने के बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज जितना हमने पढ़ाया उतना आप सबको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऑफ करते हैं।